अच्छा, एक ऐसे घोटाले के बारे में सोचिए। मतलब सरकारी पैसा उन हजारों लाखों गायों और भैंसों को खिलाने के लिए निकाला जा रहा है जो जो कभी थी ही नहीं। मतलब जानवर सिर्फ कागजों पर थे। हाँ बिल्कुल। उनके चारे, उनकी दवाएं, उनके ट्रांसपोर्टेशन, सबके नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। ये कहानी है भारत के सबसे कुख्यात घोटालों में से एक, चारा घोटाले की। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। ये एक ऐसी सुनियोजित लूट थी जो दशकों तक चलती रही। आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक पूरे सिस्टम को मतलब अंदर से खोखला कर दिया गया था। हम समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैला और आखिरकार इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी बिहार के पशुपालन विभाग की है। 90 के दशक में ये बात सामने आई कि विभाग के अधिकारी और नेता मिलकर फर्जी बिल बना रहे हैं। और इन फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकाल रहे थे। और रकम मतलब होश उड़ा देने वाली थी। बिल्कुल। 1990 के दशक में जब ये घोटाला सामने आया तो इसका अनुमान लगभग 950 करोड़ रुपए था। 950 करोड़ उस जमाने में। हाँ, आज के हिसाब से ये हजारों करोड़ होंगे। और ये रकम बताती है कि ये धोखाधड़ी कितने बड़े पैमाने पर और कितने आत्मविश्वास के साथ सालों से चल रही थी। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। मतलब इतने बड़े घोटाले की नींव कब और कैसे रखी गई? क्या कोई शुरुआती संकेत नहीं थे? संकेत तो थे हम्म। और बहुत पहले से थे। मजे की बात यह है कि 1985 में ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स में लाल झंडे दिखने शुरू हो गए थे। एक मिनट, आप कह रही हैं 1985 में? हाँ, 1985 में रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा जा रहा था कि पशुपालन विभाग के खर्चों के हिसाब किताब में गड़बड़ है, बहुत देरी हो रही है और कई अनियमितताएं हैं। मतलब घोटाला सामने आने से हाँ, लगभग 10 साल पहले ही ऑडिटर्स को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो फिर हुआ क्या? क्या इन चेतावनियों को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा लगता है कि सिस्टम या तो सो रहा था या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए था। और यही तो उस घोटाले का केंद्र है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उन चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता था, ये समझना दिलचस्प है। इसमें 3 मुख्य खिलाड़ी थे। अच्छा। पहला, पशुपालन विभाग के अधिकारी, जिनका काम था फर्जी बिल बनाना और उन्हें पास करना। दूसरा, राज्य का खजाना विभाग, जहां से पैसा निकलता था। और तीसरा? और इन दोनों के ऊपर थे राजनेता, जो इस पूरे ऑपरेशन को राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। ये एक ऐसा गठजोड़ था जिसमें हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। मतलब ये कोई जुगाड़ नहीं था, ये तो बकायदा एक पूरी की पूरी मशीनरी बना रखी थी लूटने के लिए। बिल्कुल। और 1990 के दशक के आते आते तो ये अपने चरम पर पहुंच गया था। बेखौफ चल रहा था सब कुछ। चरण से आग का क्या मतलब है? मतलब किस तरह की धांधली हो रही थी? आप सोच भी नहीं सकते। फर्जी बिल, फर्जी कंपनियां, फर्जी सप्लाई ऑर्डर, सब कुछ फर्जी था सिवाय निकाले जा रहे असली पैसों के। और जिस तरह की धांधली हो रही थी वो किसी मजाक से कम नहीं थी। जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन के बिल भी बड़े अजीब थे। अजीब नहीं, अविश्वसनीय। आप सोच कर देखिए, कागजों पर दिखाया गया कि हजारों टन चारा और सैकड़ों मवेशियों को स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर ढोया जा रहा था। रुकिए, क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, स्कूटर पर भैंसें ढोई जा रही थी? कागजों पर तो यही हो रहा था। बाकायदा इन गाड़ियों के नंबर लिखे थे और करोड़ों की बिल पास हो रहे थे। मतलब कोई अधिकारी उस बिल को देख रहा है जिस पर लिखा है कि एक स्कूटर ने 50 भैंसों को एक जिले से दूसरे जिले पहुंचाया, और वो उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये तो या तो सरासर बेवकूफी है या फिर हद दर्जे की डिठाई। ये डिठाई ही थी। ये इस बात का सबूत था कि उन्हें पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं था। उन्हें लगता था कि सिस्टम पूरी तरह उनकी जेब में है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। और सालों तक ऐसा ही हुआ भी। हाँ, वो इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने लॉजिक की परवाह करना भी छोड़ दिया था। तो फिर ये पकड़ में कैसे आया? अगर सिस्टम में हर कोई मिलावा था और ऐसी बेतुकी चीजें भी पास हो रही हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा भांडा फूट गया? लालच। जब लालच हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो गलतियां होती हैं। हुआ ये कि पशुपालन विभाग अपने बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खजाने से निकालने लगा। अच्छा। मान लीजिए बजट 10 करोड़ का है और निकासी 50 करोड़ की हो रही है।
ये अंतर इतना बड़ा हो गया था कि इसे छुपाना नामुमकिन था। और यहाँ पर कहानी में कुछ ईमानदार अधिकारियों की एंट्री होती है। बिल्कुल। 1996 में बिहार के तत्कालीन वित्त आयुक्त वीएस दुबे ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि कुछ जिलों से जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है। और फिर उन्होंने जांच के आदेश दिए। हाँ, उन्होंने चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। जब अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और दस्तावेज जब्त किए तो परत दर परत ये पूरा घोटाला खुलना शुरू हो गया। वो छापा ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और जब दस्तावेज सामने आए तो तूफान आ गया। जो घोटाला कुछ करोड़ का लग रहा था वो असल में सैकड़ों करोड़ का एक संगठित अपराध निकला जो दशकों से चल रहा था। स्कूटर वाले बिल तो बस एक छोटा सा नमूना थे। बस एक झलक थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े नेटवर्क में कौन कौन शामिल थे? जाहिर है ये सिर्फ कुछ क्लर्क या छोटे अधिकारियों का काम तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बड़े नाम थे और बहुत सारे नाम थे। कौन थे ये लोग? जैसा हमने पहले कहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम था। सबसे ऊपर थे राजनेता, जिनमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जैसे बड़े नाम सामने आए। उन पे क्या आरोप थे? उन पर आरोप लगे कि उन्होंने न सिर्फ इस घोटाले पर आंखें मूंद रखी थी, बल्कि इसे सक्रिय रूप से संरक्षण भी दिया। और अधिकारियों और सप्लायरों का क्या रोल था? वो इस मशीनरी के पुर्जे कैसे बने? देखिए, ये एक 3 पैर वाली कुर्सी की तरह था। एक पैर थे राजनेता, जो सुरक्षा कवच देते थे। ठीक है। दूसरा पैर थे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पशुपालन विभाग के कर्मचारी, जो फर्जी बिलों को असली बनाकर सिस्टम में आगे बढ़ाते थे। और तीसरा पैर? तीसरा और सबसे अहम पैर थे फर्जी सप्लायर और ठेकेदार। इन्होंने कागज पर सैकड़ों कंपनियां बना रखी थीं, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनका काम सिर्फ बिल बनाना और पैसा लेना था, जो बाद में ऊपर तक बढ़ता था। और ये नेटवर्क कितना बड़ा था, कुछ अंदाजा है? अंदाजा इस बात से लगाइए कि अलग अलग मामलों में कुल मिलाकर 500 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया गया। 500 लोग? हाँ, 500 से ज्यादा। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थीं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम इस लूट में शामिल था। ये एक सिस्टमिक फेलियर नहीं था, इस सिस्टम का ही बनाया हुआ एक अपराध था। घोटाले के सामने आने के बाद जाहिर है जांच और कानूनी कार्रवाई का लंबा दौर चला होगा। ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी? ये लड़ाई भी बहुत लंबी और जटिल थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 मार्च 1996 को पटना हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया और बाद में ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा, क्योंकि इसका मतलब था कि अब जांच राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर हो जाएगी। और सीबीआई को अपनी जांच में क्या मिला? क्या वही सब जो शुरुआती छापों में पता चला था? सीबीआई की जांच ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। 23 जून 1997 को सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। उन पर चार्जेस क्या थे? जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर मामले दर्ज किए गए। एक बात जो बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि ये कोई एक केस नहीं था। हम इसे चारा घोटाला कहते हैं, जैसे ये कोई एक घटना हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक मामला नहीं था, बल्कि मामलों की एक पूरी, आप कह सकते हैं, एक सीरीज थी। हाँ, असल में कुल 64 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। हर मामला एक अलग सरकारी खजाने से अवैध निकासी से जुड़ा था, जैसे चाईबासा खजाना, दुमका खजाना, गुमला खजाना। मतलब एक ही मॉडल पर अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल, जैसे कोई फ्रॉड की फ्रेंचाइजी चल रही हो। इसका राजनीतिक असर तो जबरदस्त हुआ होगा जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री पर चार्जशीट दाखिल हो जाए। भूचाल आ गया था। 1997 में जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा। वो उस वक्त की भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। हाँ, और इस्तीफा देने के ठीक बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस एक घटना ने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि बहुत गहरा राजनीतिक भी था। बिल्कुल, सत्ता का समीकरण ही बदल गया था। इसके बाद तो अदालतों में दशकों तक लड़ाई चली होगी। इतने सारे मामले, इतने सारे आरोपी। बहुत लंबी और थकाऊ लड़ाई थी। साल 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड एक नया राज्य बना, तो ज्यादातर मामले रांची के विशेष सीबीआई अदालतों में ट्रांसफर कर दिए गए।
ऐसा क्यों? क्योंकि जिन खजानों से सबसे ज्यादा पैसा निकाला गया था वो इलाके अब झारखंड का हिस्सा थे। अच्छा। और फिर एक एक करके फैसले आने शुरू हुए। मुझे दिसंबर 2017 का वो दिन याद है जब एक बड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया था। वो एक ऐतिहासिक फैसला था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। देखिए, 2013 तक 64 में से 44 मामलों में फैसले आ चुके थे और जैसा हमने पहले कहा 500 से ज्यादा लोग दोषी पाए गए। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया जाना, ये भारतीय न्यायपालिका के लिए एक मील का पत्थर था। इसने ये साबित किया कि कानून के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, वो सही जगह पहुंच सकते हैं। इसने उस धारणा को तोड़ा कि सत्ता में बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम चारा घोटाले को देखते हैं तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार की कहानी है या इससे कुछ बड़ा सबक मिलता है? ये कहानी राज्य की मशीनरी में गहरे बैठे भ्रष्टाचार को तो उजागर करती ही है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ये घोटाला एक प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में देर से ही सही, लेकिन बड़े से बड़े और शक्तिशाली से शक्तिशाली नेताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो चारा घोटाला सिर्फ फर्जी बिलों और काल्पनिक मवेशियों की कहानी नहीं थी। नहीं, ये राजनेताओं, अधिकारियों और सप्लायरों के एक ऐसे गठजोड़ की कहानी थी जिसने जनता के पैसे को सालों तक बेरहमी से लूटा। ये व्यवस्था की नाकामी और जनता के भरोसे के साथ हुए विश्वासघात के बारे में था। और इससे जो सबक मिलते हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी लोकतंत्र में चेक और बैलेंस कितने जरूरी हैं। मतलब एक आजाद मीडिया, एक मजबूत न्यायपालिका। हाँ, और सीएजी जैसी स्वतंत्र ऑडिट संस्थाएं, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, ये सिस्टम के सेफ्टी वॉल्व हैं। अगर 1985 में ही सीएजी की रिपोर्ट्स पर कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये घोटाला इतना बड़ा रूप कभी नहीं ले पाता। ये एक बहुत ही अहम बात है। मतलब सिस्टम में खतरे की घंटी बजाने वाले लोग तो थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बिल्कुल। और दूसरा सबक ये है कि इस मामले ने ये भी साबित किया कि अगर जांच एजेंसियां और न्यायपालिका बिना किसी दबाव के काम करें तो वो शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। ये पूरा मामला वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो श्रोताओं के लिए हमारा आज का अंतिम विचार इसी से जुड़ा है। जब एक सिस्टम को खुद अपनी निगरानी के लिए बनाया जाता है, ऑडिटर जांच करते हैं, अधिकारी बिल पास करते हैं और नेता निगरानी रखते हैं, तब क्या होता है जब सिस्टम का हर हिस्सा निगरानी करने के बजाय एक दूसरे से सांठ काट कर ले। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली सुरक्षा कवच क्या है जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं। शायद इसका जवाब कुछ ईमानदार अधिकारियों के साहस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की मजबूती में छिपा है।